बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए भाई, गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने गुज़श्ता दो सबक से फंडामेंटल एनालिसिस की बातचीत चल रही तकरीबन। और मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस का क्या मतलब होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कंपनी की माली हालत का तज्जिया करना। कंपनी के पास कर्जा कितना, कैसा कारोबार कर रही, कैसा प्रॉफिट बना रही, क्या काम करती, इन सारी चीजों को पढ़ना फंडामेंटल कहलाता है। तो इसके जरिए हम क्या कर लेते हैं, स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? स्टॉक सिलेक्शन, यानी एक अच्छा स्टॉक हम कैसे तलाशते हैं, फंडामेंटल के जरिए से। फिर उस अच्छे स्टॉक के अंदर हमको कब बैठना है, कब उतरना है, वो किससे देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम वो काम किया करते हैं। बात इतनी समझ में आ गई? तो अब जब फंडामेंटल की बात चल रही थी तो अब फंडामेंटल, अरे एक मिनट, जब फंडामेंटल की बात चल रही थी तो फंडामेंटल के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। अब आज जो है मजीद कुछ और फंडामेंटल के ताल्लुक से बातचीत होने जा रही है। तो देखिए, कल के जब आप तज्जिया करने चलेंगे किसी भी शेयर का, तो सबक 5 देखेंगे, फिर सबक 6 के हिसाब से तज्जिया करेंगे, फिर अब आज 7 सबक है, 7वां सबक है। इसके मुताबिक बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। तो याद रखिए, आज जो चीजें बयान की जाएंगी तकरीबन 8-9 चीजें बयान की जाएंगी। इन सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी और बहुत अहम है। हर बात वाला हमारा जो होता है पहले वाले से ज्यादा अहम होता है। बहरहाल, तो सबसे पहले नंबर की जो चीज देखी जाएगी आज के सबक के मुताबिक, उसको हम कहते हैं, यानी एक अच्छा शेयर मुंतखब करने के लिए उसको हम कहते हैं सेक्टर। यानी सबसे पहले नंबर पर हमको ये देखना है कि सेक्टर, यानी पीछे की चीजें देखने के बाद में, कि सेक्टर किस चीज से ताल्लुक रखता है। सेक्टर किस चीज से ताल्लुक रखता है, सेक्टर किससे ताल्लुक रखता है, किस चीज से ताल्लुक रखता है, यानी किस बिजनेस से सेक्टर ताल्लुक रखता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीजों के बिजनेस होते हैं, वो जो शेयर है वो किस सेक्टर से ताल्लुक रखता है। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आने की वजह से लफ्ज गड़बड़ हो जाता है। सेक्टर किस सेक्टर से ताल्लुक रखता है, यानी जो कंपनी है, जो शेयर है, वो क्या काम करती है, कौन सा बिजनेस करती है। दवा बनाती है, फार्मा से ताल्लुक रखता है, एफएमसीजी से ताल्लुक रखता है, आईटी जो टेक्नोलॉजी चीजें बनाने वाली उन चीजों से ताल्लुक रखता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्या बनाता है, कौन सी चीज, गाड़ियां बनाती है, क्या बनाती है कंपनी। और जो कंपनी वो चीज बनाती है किस शोबे से ताल्लुक रखती है, और क्या मुस्तकबिल के अंदर उस शोबे का कोई मैदान मैदान है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो चीज मार्केट से खत्म हो रही है और जाकर के आप उस कंपनी का शेयर खरीद लें। बहुत से लोग कहते हैं शेयर गिर रहा हो तो उसको हम खरीद लेना चाहिए, बढ़ेगा। भाई सब थोड़ी ना बढ़ते हैं, कुछ डूबते भी तो हैं। कितनी कितनी कंपनियां आपने सुनी होंगी जो डूब के गायब हो गई। नोकिया का नाम सुना कि नहीं सुना आपने? समझ में आ रही बात? तो कहने का मकसद क्या है, नोकिया जो मोबाइल का दादा था आज वो मार्केट से गायब है। बहरहाल, तो कहने का मकसद क्या है, यूनिनार का नाम सुना होगा जिसने फ्री की शुरुआत करी थी कॉलिंग वगैरह की, आज मार्केट से गायब है। तो कहने का मकसद है कि हर वो चीज जो गिर रही हो, या हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, तो हर वो शेयर जो गिर रहा हो जरूरी नहीं कि वो ऊपर जाए। ये देखना होता है किस सेक्टर से ताल्लुक होता है, गिरावट आई है वो वक्ती आई है, ये बाद में, ये सेक्टर से हम एक तरीके से कहीं कहीं तज्जिया कर सकते हैं। एक सेक्टर है वो खत्म हो रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं मार्केट के अंदर। बात समझ में आ रही? जैसे अब देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसका असर कहीं ना कहीं पेट्रोल वाली उस पर पड़ेगा। तो कहने का मतलब नहीं कि वो गाड़ियां बर्बाद हो गई, लेकिन कहने का मकसद धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ने की वजह से इनके शेयर्स क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से चल सकते हैं। तो एक तज्जिया इस तरीके से होता है। समझ में आ रही बात? तो अब देखिए, एथर एनर्जी, आए दिन मैं कभी कभी स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ही तो बनाती है। अब देखिएगा इसका जो है इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह आती है जैसे ओला की आती है। बहरहाल, तो कहने का मकसद क्या हुआ, कहने का मकसद ये कि हमें सेक्टर जरूर देखना है किस सेक्टर से ताल्लुक रखती है। और एक आसान सी मिसाल है, भाई आप दुकान खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, पहले तय करते हैं कि नहीं तय करते हैं कि हमें क्या खोलना है, होटल खोलना है कि कुतुबखाना खोलना है कि लाइब्रेरी खोलना है कि चप्पल की दुकान खोलनी है कि कपड़े की दुकान खोलनी है। तो क्या शेयर मार्केट क्या जुआ या सट्टा है क्या, कि ऐसे ही पैसा फेंक दिया उठा करके जाके जादू हो जाएगा? नहीं, उसमें भी समझ लीजिए कि आप इस चीज को समझना पड़ेगा, किसी कंपनी के साथ आप शरीक होकर के बिजनेस कर रहे हैं। बस आपको दौड़ भाग नहीं करनी पड़ रही तो आप जुआ समझ रहे हो उसको, जुआ सट्टा नहीं है वो। अब जिस कंपनी को आप अपना पैसा देने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए कि वो कर क्या रही, जूते चप्पल बना रही कि क्या कर रही। जैसे अपनी दुकान खोलने बैठेंगे तो पता करें कि नहीं करें कि हमको कौन सी दुकान खोलनी। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें होती हैं, समझ, सेक्टर वगैरह देखने से ताल्लुक रखती हैं। अब देखिए, एआई का जमाना आ गया, आप खुद समझने की कोशिश करिए। पहले बैकग्राउंड बनाना, फोटो एडिट करना और नाम लिखना, लोगो बनाना एक फन था। अभी चंद दिन पहले तक एक फन माना है, फन अभी भी है, स्किल्स है ये।
लेकिन क्या हुआ, अब एआई आने के बाद में ये सारे फंड बाहर जा मतलब जो है डूबे जा रहे हैं। यानी लोगों की नौकरियां, मतलब जो इस तरीके से वो एक तरीके से स्किल थी फ्रीलांसिंग लोग किया करते थे, वो खत्म हो रहा धीरे धीरे। मतलब अभी भी है, बहुत हाई लेवल का अभी भी है, एआई एआई रहेगा, इंसान इंसान रहेगा। लेकिन कहने का मकसद क्या है, नॉर्मल तरीके से अच्छी आप एआई से तस्वीर बनवा लीजिए, लोगो बनवा लीजिए, तो ये सारी चीजें, फोटो एडिट करवा लीजिए, सब कर देता है एआई। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, तो बहुत सारी पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं। गाड़ियां आ गई तो अब क्या हो गया, घोड़े गधे खत्म हो रहे हैं, उनकी सवारियां खत्म हो रही हैं। अब जाकर के आप क्या, घोड़े गधे खरीद करके आप सवारियां लगा कर खड़े हो तो क्या कोई खरीदेगा? एक मदरसा है, उस मदरसे के गेट पर तलबा पढ़ते हैं, दारूम देवबंद है, गेट पर ले जाकर के क्या लगा दीजिए आप, मेकअप का सामान लगा दीजिए, लेडीज के खूबसूरत खूबसूरत कपड़े लगा दीजिए कि तलबा खरीदेंगे, तो क्या खरीद लेंगे? तलबा नहीं खरीदेंगे। औरतों की मार्केट वहां ले जाइए, बुखारी और तिरमिजी की शरह लेके बैठ जाइए और कहिए मेरे मेरे सीने में उम्मत का बड़ा गम और बड़ा दर्द है, मैं चाहता हूँ हमारी माएं और बहनें बुखारी और तिरमिजी की शरह खरीदें और खूब पढ़ें। अरे बेवकूफ भाई, वहां जाओगे तुम बुखारी की शरह लगाओगे तो क्या औरतें वहां बुखारी की शरह खरीदने गई हैं? वो मेकअप का सामान खरीदने गई, अपने कपड़े खरीदने गई, दुपट्टा खरीदने गई? बात समझ में आ रही मेरी? तो कहने का मकसद ये, वो जब भी किसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो सेक्टर जरूर देखें। और सेक्टर की हवा चल रही होती, 8 10 15 सेक्टर आपको मिलेंगे, इस तरह बहुत ज्यादा नहीं होते। एक सेक्टर यहाँ हो गया, ऐसे एक तरीके से साइकिल चलती है। एक सेक्टर अभी यहाँ पर एफआईडीआई इसमें खूब जबरदस्त इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो फिलहाल कोई सेक्टर गिरा हुआ होगा, फिर एफआईडीआई इसमें कमाई करके फिर अब इसमें आए, तो ये धीरे धीरे क्या है, इसे घूमते रहते हैं सेक्टर। सेक्टर की दुनिया क्या है, एक आज गिरा हुआ है, 6 महीने बाद दूसरा वो गिर जाएगा, तीसरा उड़ जाएगा, तो इस तरीके से। और पूरे पूरे सेक्टर एक साथ गिर रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं। अभी आप देखिए, ट्रंप ने जब टैरिफ का ऐलान किया था कुछ दिन पहले, अप्रैल के आसपास, मार्च के आसपास में, जब मार्केट में धमा पूरी तरीके से गिरावट मची हुई थी, तो आप देखिएगा पूरे पूरे सेक्टर गिरे हुए थे, जिन जिन सेक्टर के ताल्लुक से टैरिफ यानी टैक्स वगैरह बढ़ने का ऐलान हो गया था। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो इसलिए सेक्टर का देखना क्या होता है, बहुत 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 जरूरी होता है, एक चीज। दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं एमपी, यानी मार्केट पोजीशन। यानी हमको न्यूज वगैरह के बारे में जरा सा मालूमात रखनी, जिससे क्या होता है, हम लोग न्यूज के बेस पे ट्रेड नहीं करनी, न्यूज की मालूमात रखनी। यानी आपका टेक्निकल, आपका फंडामेंटल कुछ और कर रहा शेयर के बारे में, और न्यूज के ऊपर कभी क्या होता है, फुलाया जाता है उसको कि फला शेयर के अंदर बढ़ोतरी आने वाली है और ये शेयर अब ऊपर जाने वाला है। बाकी न्यूज और मीडिया को आप जानते ही, ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं। फला कंपनी का शेयर अब तो लगता है यहाँ से रॉकेट बन सकता है, आप जाकर के खरीद लेंगे। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है। तो न्यूज शेयर मार्केट के अंदर अगर काम करना है तो आपको न्यूज पर नजर रखना पड़ेगा। समझ बात? कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ हवा हवाई भरा जाता है, समझ, लोगों को डराया जाता है। कोई शेयर गिर रहा होता है तो लोगों को डरा डरा के बिचवाया जाता है और बड़े बड़े लोग माल खरीद लेते हैं। कभी ऐसा होता है जब बड़े लोगों को बेचना होता है, लोगों को भर करके उनको लालच दिला करके माल को खरीदवाया जाता है ताकि आम आदमी खरीद ले। और लोग, हम कह रहे हैं कि अगर बड़े लोग पैसा देकर प्रमोशन भी करवा दे तो क्या हर्ज है। तो कहने का मकसद क्या है, इन चीजों पर गहराई के साथ नजर रखनी होती है। कंपनी को पढ़ करके, फंडामेंटल को देख करके, न्यूज को समझने की कोशिश करे कि आदमी की फंडामेंटल तो यार इसका ऐसा ऐसा है, टेक्निकल ऐसा ऐसा है, कम बखत कहीं का न्यूज वाला ऐसा ऐसा कह रहा है। एक सर थे, कह रहे थे कि न्यूज देखेंगे तो कन्या आएगी खूबसूरत सी और कहेगी ऐसा है वैसा है, लिपस्टिक लगा के बैठी होगी, आप वहीं पिघल जाएंगे। अरे ये कह रही है, खरीद लेते हैं। नए नए लोग अक्सर यही करते हैं, एक दूसरे से पूछ पाछ के ऐसे ही लोग लॉस उठाते हैं ज्यादातर। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो इसलिए न्यूज वगैरह पर नजर रखना जरूरी होता है। अब देखिए, अभी ये क्या कहते हैं, एडानी की कंपनी आप जानते हैं, कुछ साल पहले, 2 ढाई साल पहले, 2023 के अंदर हिंडनबर्ग नाम है जो, क्या नाम कंपनी, अमेरिका की कंपनी, इल्जाम लगाया था कुछ, उस वक्त एडानी के शेयर पूरी तरीके से गिर गए थे आकर के नीचे। उसके बाद में भी तकरीबन चंद महीना पहले ही अभी जो है क्या कहते हैं, क्लीन चिट दे दिया, मतलब सेबी ने जो जांच वगैरह की और क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट मिली है। और शाम ही को मैंने स्टेटस डाला था कि भाई क्लीन चिट मिल गई है। बस कहना कुछ नहीं था, लेकिन समझदार समझ गए थे। सुबह देखा तो 7 7 8 8% उसके शेयर क्या थे, अब थे प्री ओपनिंग सेशन के अंदर ही। इसी तरह जंग वगैरह हो जाती है जहाँ, तो इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं नजर रखनी होती है हमको, बहरहाल। और एक तीसरी चीज जिसको हम नाम देते हैं एमटी का, यानी क्या होता है, मैनेजमेंट टीम। अब देखिए, हर इदारे का एक कायद होता है। एक मदरसे का मोहतमिम का इंतकाल हो जाए तो कोई ना कोई मोहतमिम मुतय्यन किया जाता है। तो आदमी क्या कहता है कि भाई मोहतमिम साहब, ये जो बनाए जा रहे हैं, क्या वाकई इनके अंदर सलाहियत है कि इदारे को तरक्की करा पाएंगे कि नहीं? तो ऐसे ही कंपनी के जो कायद लोग होते हैं, जो लीडर लोग होते हैं, उन पर भी नजर रखनी जरूरी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए खासतौर से। शॉर्ट टर्म के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं। क्यों? कि वो उनका मतलब क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या वो मतलब कैसे लोग हैं। मतलब अब देखिए, विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा, जो भाग गया पैसों से लेकर के इंडिया से। तो क्या है, विजय माल्या की कंपनी जो किंगफिशर बनाती थी, सब पैसे से डूबे। तो अगर विजय माल्या कल को आ जाए और कहे कंपनी खोल रहा हूँ, आईपीओ दे रहा हूँ, आप लोगों से पैसे लूंगा, तो कोई पैसे देने को उसको तैयार होगा? कोई नहीं देगा। तो ये मैनेजमेंट टीम का वगैरह का क्या लॉन्ग टर्म के लिए क्या पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है, बहरहाल।
तो इतनी चीजें हो गई, सेक्टर हो गए, एमपी हो गए, एमटी हो गया। और चौथे नंबर की जो चीज है उसको हम कहते हैं बैलेंस, पीएनएल बोलते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कंपनी का प्रॉफिट ऑन लॉस। कंपनी क्या है, 3 3 महीने का और एक सालाना रिजल्ट शाये करती है अपना, और उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है कंपनी का, क्या क्या कमाया, क्या खाया, क्या बर्बाद हुआ, क्या सब कुछ उसके अंदर मौजूद होता है। तो उसके अंदर हमको क्या, प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही होनी चाहिए। ठीक है, अगर कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं बना रही होगी लगातार, एक आध मर्तबा हो जाता है कभी, चलो खराब रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी रेगुलर प्रॉफिट बना रही है तो ये कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, और ये कंपनी क्या है, फंडामेंटली हिसाब से, इस हिसाब से अच्छी मानी जा सकती है। क्यों? इसलिए कि वो कमाई कर रही है, जब कमाई करेगी तो आपको देगी। वो कमाई नहीं करेगी, पैसा लेकर के आप बैठे रहेंगे, तो एक ही एक शेयर याद रखिएगा, 20 20 साल तक उसी रेट पे घूमा करते हैं, आदमी इंतजार में बैठा रहता है। तो क्यों? उसका वो रिकॉर्ड नहीं देखता पीछे से कम 3 4 साल 5 साल का तो रिकॉर्ड देखना ही चाहिए कि कम से कम प्रॉफिट बना रही हो लगातार, उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही होनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? ये कंपनी की क्या मानी जाती है, अच्छी क्या अलामत मानी जाती है। एक पांचवी चीज हम देखते हैं, इसको नाम दिया जाता है बैलेंस शीट का। और बैलेंस शीट के अंदर 3 चीजें हैं। नंबर 1 की जो चीज, उसको हम कहते हैं एसेट्स का। क्या नाम देते हैं? एसेट्स का, यानी असासा, यानी कंपनी की जो जायदाद वगैरह, वो जायदाद वगैरह बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी कल को भी, ये क्या कहते हैं, उसके पास एसेट्स 100 करोड़ थे, आज भी उसके पास कुल एसेट्स कितने, 100 ही करोड़ हैं। भाई एक मिसाल में देकर के समझाया करता हूँ, ये बताइए, अगर आप एक दुकान खोलें और एक दुकान को ठेले से शुरू करें, 2010 के अंदर दुकान को शुरू किया, तो 2025 अगर भी आप ठेले ही पे बेच रहे हैं, तो आदमी क्या कहेगा, अमा यार ये आदमी 15 साल से उसी ठेले पे बेच रहा है, मैं छोड़ दो, दूसरा काम करो। जब तरक्की नहीं कर पा, 15 साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुंच जाना चाहिए था इंसान को। लेकिन एक आदमी ऐसा है, यानी उसके एसेट्स, यानी जो उसकी जायदाद वो नहीं बढ़ी, लेकिन एक आदमी ऐसा है, ठेले से शुरू किया, फिर किराए की दुकान में, फिर अपनी दुकान में, फिर बड़ी सी दुकान बना ली, होलसेलर बन गया वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं उसकी जायदाद में, उसकी तरक्की में क्या कहते हैं, इजाफा हुआ। कि क्या है, वो अपना लगातार बढ़ाते ही जा रही, ग्रोथ करते ही जा रही वो चीज, कंपनी। ठीक है, तो ये एक मुस्बत पहलू माना जाता है, क्योंकि जितनी दुकान बढ़ेगी उतना उसका काम बढ़ेगा, जितना काम बढ़ेगा उतना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बस में तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए। इसी तरीके से एक और चीज होती है बैलेंस शीट के अंदर, जिसको हम कहते हैं लायबिलिटीज, और उर्दू के अंदर हम नाम इसको दे देते हैं कर्जा का। तो कंपनी का कर्जा क्या होना चाहिए, तो कर्जा के सिलसिले में 2 3 बातें सुनिएगा। कंपनी का कर्जा अगर घट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद रखिए, जिसके ऊपर कर्जे का दबाव होता है, जिसके ऊपर कर्जे का दबाव होता है, वो ठीक से काम नहीं कर सकता है। आप देखते होंगे सूद देना पड़ता हो, फिर शरीयत में तो कुछ गनीमत है कि सूद बंद कर दिया। दुनिया के अंदर तो सारी दुनिया सूद ही पे चल रही, सूद देना ही पड़ेगा तो ही कर्जा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब बताइए, हम लोगों के हिसाब से तो सूद, ऐसे कर्जा पे सूद कम लगेगा, हम लोग हजारों वाले हैं, लाख वाले हैं बहुत ज्यादा। लेकिन ये लोग लाख करोड़, ऐसे बात होती, 5 लाख करोड़ का कर्जा लेना, इस तरीके से कर्जा लेन देन होता है। तो उस पे कर्जा सूद जो बनेगा वो भी तो ऐसा ही बनेगा, कितने क्या कहते हैं, 4 लाख करोड़ का सूद दो, इस तरीके से। तो कहने का मकसद क्या हुआ, कि इस तरीके से कंपनी जो है कहीं ना कहीं बड़े दबाव के अंदर, बड़े बोझ के अंदर होती है, जिसके ऊपर कर्जा होता है। कंपनी की आप अपनी मिसाल ले लीजिए, कि आपके ऊपर 50,000 रुपए का अगर कर्जा हो, तो हर वक्त टेंशन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए क्या है, कंपनी का कर्जा घटते रहना चाहिए। चलो अगर नहीं घट रहा है तो क्या हो, तो फिर एक जगह पर रुका रहना चाहिए, बढ़े ना, तो भी चलो गनीमत है। लेकिन हम कहने चलो बढ़ ही रहा तो क्या होना चाहिए, तो चलो अगर बढ़ रहा है तो कम से कम प्रॉफिट लगातार बना रही हो कंपनी। यानी कंपनी का कर्जा अगर बढ़ रहा है और लगातार प्रॉफिट बना रही, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं। क्यों? हम कहेंगे चलो कंपनी ने कर्जा तो ले रखा, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल अच्छा कर रही, प्रॉफिट बना रही है, ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है, और जब आगे बढ़ेगी तो ही हमको मिलेगा, वरना हमको भी नहीं मिलेगा। तो अव्वलन घटना चाहिए, घट नहीं रही तो फिर रुकी रहनी चाहिए, फिर बढ़े भी ना, और अगर चलो बढ़ रही तो कम से कम प्रॉफिट भी बनाना चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर कर्जा बढ़ता हुआ जा रहा है और प्रॉफिट भी नहीं बना रही है, तो ये अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी होगी। ऐसी कंपनीज से परहेज करना चाहिए, बहुत रिस्की और बहुत खतरे वाली कंपनीज हो सकती हैं। ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर एक तीसरी चीज होती है, जिसको हम नाम देते हैं इक्विटी का। इक्विटी, यानी मैंने बताया था, कंपनी आईपीओ जारी करके लोगों से पैसे लेती है शेयर को बेच करके, तो इसी को हम इक्विटी कहते हैं, इसी को शेयर कैपिटल बोलते हैं, इसी को शेयर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो कंपनी को जब दोबारा पैसे लेना होता है, तो उसको पहले मरतबा जब पैसा लेना हो तो कंपनी क्या जारी करती है, आईपीओ। जब दोबारा लेना होता है तो, यानी फिर पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसको कहते हैं एफपीओ। यानी पहले क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली मरतबा पैसे, मतलब आवाम से वसूलना शेयर बेच करके। और एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी दोबारा, जैसे क्रिकेट के अंदर आप देखते होंगे, जब कोई टीम टेस्ट क्रिकेट के अंदर कम रन में ऑल आउट हो जाती है, तो क्या टीम जो है 200 रन की बढ़त पे अगर हो, तो वो फॉलो ऑन कर देती है, दोबारा आओ बैटिंग करो तुम। यानी वो खुद एक मरतबा खेलेगी, दोबारा खिलाने के लिए बुला लेती। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी होता है, कंपनी एक मरतबा जारी की, दोबारा फिर वो जारी कर देती है, पैसे की जरूरत पड़ती है उसको, तो इसको बोलते हैं एफपीओ।
तो कंपनी के जो शेयर कैपिटल हैं यानी इक्विटी जो है वो कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। चलो घट नहीं रही तो क्या वो रुकी हो रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार कंपनी आवाम को हिस्से बेच रही है और लगातार क्या पैसे लोगों से ले रही। ये कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही, कंपनी आत्मनिर्भर नहीं है। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, लेकिन कंपनी आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही, वो लगातार लोगों से पैसे ले रही। समझ में आई बात? इसलिए क्या कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं कर पा रही, वरना कंपनी क्यों लोगों से पैसे लेती, अपना कुल का कुल अपना कारोबार करती और अपना पैसा बनाती। भाई ये बताइए, बहुत से लोग, एक मिसाल मैं देके समझाता हूँ, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और आप भी लीजिएगा, हमको भी दीजिएगा। तो वो आदमी क्यों कह रहा है इन्वेस्ट कर दीजिए? वो इस वजह से कह रहा है उसको अपने पे भरोसा नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा तो डूब जाएगा, और मुफ्ती साहब अगर कर देंगे तो ये ना थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो चलो हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो जाए तो कुछ ले लेंगे कुछ हम ले लेंगे। समझ में आ रही बात? उसको अपने पे भरोसा नहीं है। तो कंपनी जब लगातार दूसरे से पैसा ले रही होती, अपना हिस्सा दे रही होती, अपनी अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रही होती बार बार, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव माना जाता है। ठीक है। या कम से कम चलो फिर इसमें भी वही बात कह सकते हैं कि चलो अगर बढ़ भी रहा है चलो ठीक है, तो फिर अच्छा इस्तेमाल करो उसका पैसे का, ये नहीं कि बढ़ भी रहा और प्रॉफिट नहीं बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ते रहने चाहिए फिर लगातार, तो फिर जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। शेयर कैपिटल बढ़ते हुए जा रहा है और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, खतरे की घंटी हो सकती है, इसलिए इससे भी एहतियात बरतनी चाहिए। तो कितनी चीजें हो गई? पांचवी चीज बैलेंस शीट थी, और बैलेंस शीट के अंदर तीन चीजें, एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी, यानी असासा कर्जा और इक्विटी शेयर वगैरह, शेयर से जो कमाई हुई, शेयर कैपिटल से। ठीक है। और क्या कहते हैं, छठे नंबर की जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं क्या, कैश फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश फ्लो बोलते हैं। यानी कंपनी जो है वो कहाँ पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उन सारी चीजों का जो क्या होता है, डाटा जो होता है उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के अंदर बहुत सारी चीज होती है, लेकिन इतना देखना चाहिए कि कैश फ्लो घट रहा है कि बढ़ रहा है, यानी कंपनी के पास पैसा लास्ट में बच रहा है कि घट रहा है। तो कैश फ्लो भी क्या हमारा मुस्बत होना चाहिए, यानी बढ़ रहा होना चाहिए। कभी एक आध क्वार्टर में घट जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन रेगुलर क्या कम से कम बढ़ते रहना चाहिए। समझ में आ रही? बताइए कंपनी के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं सुन आ रही? बहरहाल तो ये सारी चीजें थी जिनको आपको देखना जरूरी था फंडामेंटल के अंदर। अब देखिए सबसे पहले नंबर पर क्या, सेक्टर, दूसरे नंबर पर एमपी, तीसरे नंबर पर एमटी, चौथे नंबर पर प्रॉफिट एंड लॉस, पांचवें नंबर पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर तीन चीजें, एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी, और फिर छठे नंबर पर कैश फ्लो देखा जाएगा। याद रखिए, इतना अगर आप तज्जिया कर लेते हैं किसी शेयर का, और बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन मैंने मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो अहम अहम चीजें वो बताई हमने, समझ में? इतना अगर आप तज्जिया करते हैं किसी शेयर का, कम से कम तीन सबक जो मैंने पढ़ा है, तो जा करके आप एक अच्छा शेयर मुंतखब कर सकते हैं और गड्ढे में कूदने से बच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब लोग पूछते रहते हैं मुफ्ती साहब ये शेयर बता दीजिए, तो भाई ये शेयर बता देना क्या ये कोई खेल का काम है कि ये शेयर बता दीजिए? उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, मोबाइल खोलना पड़ता है, स्क्रीन चलानी पड़ती है। तो जरूरी थोड़ी ना कि हर आदमी यही काम कर रहा हो कि शेयर ही लेकर के बैठ जाए। ये मेरी शिकायत नहीं है, मतलब कहने का मकसद है कि कल को आप अगर पढ़ लिख लेंगे ना, या आपको मालूमात हो जाएगी, तो अगर आपसे भी कोई पूछेगा तो आप भी चूंकि आदमी को लगता है कि शेयर ऐसे ही देख के बता देता आदमी, नहीं, उसके लिए ये सब रिसर्च करनी पड़ती, फंडामेंटल देखो, टेक्निकल देखो, स्मॉल कैप लार्ज कैप सब देखा, फिर आगे जाकर के पीछे जिस वक्त में पढ़ाया गया वो सब आरओसी आरओईपी वगैरह देखा, फिर आज के सबक में जाकर के क्या स्टॉक सिलेक्शन के अनुमान से हमने ये सारी चीज बैलेंस शीट वगैरह देखी, इन सारी चीजों को पढ़ा हमने जाकर के, तब जाकर के हम एक अच्छा शेयर चुन सकते हैं। समझ में? अब जब एक अच्छा शेयर चुन लेंगे 200-250 में से, तो फिर हम कम में एंट्री वरना वो टेक्निकल की तरफ जाएंगे, कल से टेक्निकल की क्लास शुरू होने वाली, बात समझ में आई? तो ये कोई खेल नहीं, ये कोई जुआ या सट्टा नहीं है, इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत, और नए आदमी के लिए तो शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, बात तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी शुरू शुरू के अंदर, जब आप सारी चीज समझने लगेंगे, तो अगली मर्तबा से फंडामेंटल का जायजा लेना बहुत आसान हो जाता है। एक नजर चढ़ा के देखते हैं फंडामेंटल, आपके सामने क्लियर ही नजर आ जाता है कि भाई ये एक तो फंडामेंटल हमारे लिए हमसे हमारे हिसाब से क्या कह रहा है। बहरहाल तो कहने का मकसद के शुरू शुरू के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत में दिल ना लगे तो आप ये सोच लीजिएगा जो भी आप काम करते हैं, मैं आपको एक मिनट ले रहा हूँ, जो भी आप काम करते हैं, आप मजदूरी करते हैं और आप पढ़ाई करते हैं, या आप पढ़ाते हैं, या आप इमामत करते हैं, आप मुदर्रिस, कुछ भी आप काम करते हैं, मैं मतलब कैसे मोटिवेट करूं समझ नहीं आता है, कुछ भी आप काम करते हैं, सबसे अहम मोटिवेशन की मिसाल हो सकती है आपके लिए, कुछ भी आप काम करते हैं, ये सोचिएगा मैं कितने घंटे कर रहा हूँ, और कितने घंटे पे हमको कितने पैसे मिल रहे हैं, और कैसा काम कर रहा हूँ मैं। फिर ये सोचिएगा शेयर मार्केट के अंदर कमरे में बैठ करके स्क्रीन पे, ये भी आप बटन भी दबाना नहीं चाह रहे हो, सोच रहे हैं पैसा बन जाए। भाई कमरे में बैठ करके आप 1 घंटा 2 घंटा बटन से भी खेलना नहीं चाह रहे, मोबाइल की स्क्रीन जो आप यूट्यूब फेसबुक देखते रहते हैं वो सारी चीजें छोड़ करके आप स्क्रीन में नहीं सोच रहे हैं जादू मारे पैसा इधर से फूके उधर से पैसा निकले। वो एक बयान सुना होगा, इधर से मशीन में आलू डालो सोना निकलेगा, राहुल गांधी को लोग चिढ़ाते हैं, वो बयान क्या था क्या नहीं था अलग मसला, लेकिन लोग चिढ़ाते हैं। समझ में आ रही बात?
तो कहने का मकसद क्या हुआ, आप स्क्रीन में नहीं हरकत करना चाह रहे हो, सोच रहे हैं फिर प्रॉफिट बनेगा हमको, कैसे बन सकता है भाई? क्या कोई फ्री बैठ करके आपको पैसा देगा? कभी नहीं देगा। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, एक आध घंटा निकाल करके आप रिसर्च करिए, अच्छा शेयर तलाशिए, फिर अच्छे शेयर के अंदर इन्वेस्ट करिए। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि दूसरी चीजों से कम मेहनत है इसमें, दूसरी चीजों से कम मेहनत है। खुदा करे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। इसीलिए मैं कभी कभी पीएनएल का डाटा भी लगा देता हूँ अपना। भी आज ही मैंने डाला था, क्या आप मतलब, एक महीने का मैंने आज दिखाया था, तकरीबन शेयर किया था। मैं बहुत ज्यादा माल नहीं लगाता हूँ, बस 1 1.5 लाख 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करता हूँ। और उसी में अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने का आज मैंने दिखाया था 40,000 के आसपास का था। नफा नुकसान निकालने के बाद 37,000 38,000 बच रहा था। क्या एक अच्छी तनख्वाह नहीं मानी जा सकती महीने की, अगर आदमी मेहनत करे? लेकिन उसके लिए क्या मतलब मैं ऐसे बैठा हूँ डाल दूंगा? आप यकीन करें या ना करें, अभी मैं पढ़ पढ़ा के जब फारिग हूँ, खा पी करके, फिर 12 बजे या 11 बजे जितना भी मुझे वक्त मिले, उसके बाद में मैं लेकर के लैपटॉप बैठता हूँ। फिर जा करके मैं 2 4 शेयर को उठाता हूँ, और जो है फिर देखता हूँ क्या हाल चाल है इनका और कैसे चल रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं, क्या मार्किंग होनी चाहिए, कैसे क्या कैसे सपोर्ट क्या बना के रख देता हूँ। और यकीन मानिए सुबह मैं फजर के बाद सो जाता हूँ, एक उसके साथ में फिक्र के साथ में, फजर के बाद मैं फिर सो जाता हूँ एक फिक्र के साथ में। और ये समझ लीजिए कि फिक्र के साथ में अलार्म लगा के उठता हूँ 9 बजे। हालांकि मुझे दरअसल 9:30 बजे पौने 10 तक जाना होता है, लेकिन मैं फिक्र के साथ 9 बजे उठता हूँ, एक काम के तरीके से कि मेरा काम है। और उसके बाद में फिर 10 15 मिनट तक जो प्री सेशन का होता है, ओपनिंग का, उसमें देखता रहता हूँ मार्केट को। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, एक तो ऐन वक्त पे मैं निकलता हूँ। हालांकि मैं भी ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, लेकिन ऐन वक्त पे मुझे मदरसा 9:15 9:30 के बीच में निकलता हूँ, उसी वक्त थोड़ा सा तजिया करना पड़ता है बहरहाल। तो कहने का मकसद क्या है, ये रेगुलर इंसान को करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप शेयर खोला और जाकर के खरीद लिया, फिर जाकर के अभी एक आज शेयर तकरीबन 8 9% भागा हुआ है। कौन सा शेयर है, नाम जैसे नहीं कर, ये करके कुछ था, हालांकि वो है, नाम नहीं है, लेकिन वो मेरे उसमें सेव है, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम था, ऐसे कुछ था, नाम नहीं याद रहा, वो सेव है, मतलब मेरे वॉच लिस्ट में पड़ा हुआ है। 4 5 दिन पहले उसकी मार्किंग की थी, और इत्तेफाक से मैं नाम, अच्छा अब नाम क्या देखने जाए, स्क्रीन शेयरिंग चल रही है, अंदर जाना पड़ेगा। उस वाली वॉच लिस्ट में, ट्रेडिंग व्यू वाली में, तो मार्किंग करके रखा हुआ था, और तकरीबन आज 10% भाग गया, लेकिन मैं देख नहीं सका उसको। चलिए आप इसी को ले लेते हैं। बहरहाल फंडामेंटल चल रहा था, आप नीचे चले जाएंगे, नीचे जाने के बाद में सीधे ये प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा, ये इस ऑप्शन के तहत हमको अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, ये बहुत सारी चीजें पढ़ने की होती हैं, लेकिन बहरहाल 15 रोजा सबक में ये सारी चीजें नहीं आ सकती। मोटा मोटा मैं आपको जो अहम चीजें, जैसे भाई दुकान के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना, ऐसे हिसाब किताब पूरा लिखा होता है, ऐसे लास्ट में क्या लिखता है आदमी, एक दिन का या महीने का कितना बचा हमको, तो वो मोटा मोटा आपको देख लेना कि शेयर प्रॉफिट में है कि नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं, इस तरीके से हमें क्या करना होता है, देखना होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ आ रही? तो आप देखिएगा। अच्छा, इसको देखने के लिए दो तरीके होते हैं, कंपनी का आप अकेले देखना चाह रहे हैं यहाँ से स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड, या क्वार्टरली ईयरली यानी 3 3 महीने का, साल साल का देखना चाहे, दोनों ऑप्शन है देखिए। ये कंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन, यानी स्टैंड अलोन यानी सिंगल इस कंपनी का, और स्टैंड कंसोलिडेट का मतलब जो मिल के सब कर रहे हैं उन सबका एक साथ दिखाएगा। और ईयरली क्वार्टरली का यानी 3 3 महीने का क्वार्टरली, और ईयरली यानी एक साल का देखना चाहिए। बहरहाल तो मुझे अगर देखना है तो इसका हम प्रॉफिट इस तरह पीछे जाएंगे, इस तरह ट्रैक करेंगे ऐसे, और यहाँ से प्रॉफिट नीचे से देखना शुरू करेंगे। ऊपर 2018 का लिखा हुआ है, 18 करोड़, फिर ये 26 करोड़, ठीक है, सॉरी, ये 18 करोड़ नहीं, 528 करोड़ है, फिर 2019 में 637 करोड़, और फिर मार्च 2000 क्या कहते हैं 20 में 334 करोड़। अब देखिए 340 करोड़, कितना फर्क पड़ रहा है। 637 करोड़ जब मार्च 19 में कमाया तो 26 रुपया पर शेयर मुनाफा हुआ। अभी कई हजार शेयर, अगर 100 शेयर दो, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। 2020 में घटा कोरोना में, तो 15 रुपया पर शेयर हुआ। और आप फिर देखेंगे 2021 में तकरीबन दोगुना इसने प्रॉफिट बनाया, 844 करोड़। तो आपका पैसा भी दोगुना से ज्यादा होगा, 36 रुपए पर शेयर से ज्यादा मुनाफा, 15 से 36 पहुंच गया पर शेयर। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? इस तरीके देखिए कितना असर पड़ रहा है। और 2022 के अंदर 1700 करोड़ उसने बनाया, तो अब शेयर और डबल हो गया आपका 69। जब ये कंपनी बनाएगी तो आपका बनेगा, नहीं बनाएगी आपका नहीं बनेगा।
बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से आप देखिएगा, तजिया करते जाएंगे, फिर ये घट गया मार्च 2023 के अंदर, तो आपका पैसा भी घटेगा। तो प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। फिर इधर क्या हुआ, 1,000 करोड़ और 40 40, फिर इधर 900, कंपनी फिर लॉस में आई थोड़ा सा। तो कहने का मकसद क्या है, रेगुलर हालांकि अच्छा चल रहा था इसका मामला, लेकिन वही है कि इसका आप देखेंगे तो एक ही जगह पे 19 20 हो रहा है बस, यानी कभी एक 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 रिजल्ट अच्छा आ रहा है, फिर एक खराब, फिर एक अच्छा फिर खराब, तो कहीं ना कहीं आस ही पास घूम रही। तो रेगुलर बनाते रहना चाहिए, कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। आप देखिएगा, इसके अलावा मैंने कहा था बैलेंस शीट देखना है। अच्छा, इसको आपने देख लिया, एक मैं और दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका मैंने कई साल का डाटा देखा है, एक ही जगह पर टहलती हुई नजर आ रही, तकरीबन एक साल अच्छा एक साल खराब, एक साल अच्छा एक साल खराब, ऐसे ही। इसका मैं देखता हूँ जरा सा फंडामेंटल में जाकर के क्या कह रहे हैं इसका फंडामेंटल। इसका अगर आप देखेंगे ना तो तकरीबन जो है मार्च 24 मार्च 25, आप देखेंगे 110 करोड़ मार्च 2023 के अंदर, और मार्च 24 में 282 करोड़, जिसका असर ये हुआ कि मेरी नजर के अंदर मेरे सामने खुद खुद ये शेयर जो डबल हुआ है। मैं डबल क्या मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये मार्च में कितने रुपए का था, मार्च में ये तकरीबन 311, जब वो टैरिफ वगैरह आई थी मार्च, हाँ, ईद के मौके पर, मुझे अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मेरी नज़र में बहुत एक साल से चल रहा है, मैं वक्तन फवक्तन लेता स्विंग ट्रेडिंग उसमें करता रहता हूँ। तो ये तकरीबन जो है 311 के आसपास था, और उस वक्त मैं पकड़ना भी चाह रहा था लेकिन पकड़ नहीं पाया, तो कुछ अपर सर्किट लगा रहा था लगातार लेकिन अभी ये अप्रैल मार्च में 300 का था, 300 साढ़े 300 का, देखिएगा आप 350 के आसपास था। अभी ये कितने पे चल रहा है, आज ये 700 पे था, आज नीचे गिरा थोड़ा सा, और ये 750 का हाई लगा करके आ रहा है, यानी तकरीबन 125 गुना 6 महीने में। और गुदश्ता एक साल पहले, ठीक एक साल पहले, आप गुदश्ता साल नवंबर का इसका जाके डाटा देखेंगे, गुदश्ता साल नवंबर का अगर इसका डाटा देखेंगे तो ये कितने का था पता है आपको, चलिए मैं दिखाई देता हूँ। अभी आपको कुछ नहीं देखना, बस मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको और कुछ नहीं देखना। गुदश्ता साल नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, सितंबर 2024, सितंबर 2000, नीचे डेट चल रहे, अक्टूबर 2024 में 195 रुपए का था। अक्टूबर 2024 में 195 रुपए का शेयर था, और अभी कितने पर चल रहा है, 700 पे चल रहा है, यानी 195, यानी 200 का मान लो, दो से दो दूनी चार, दो दूनी छह, यानी 200 गुना का प्रॉफिट इसने दिया। यानी अगर किसी ने 5 लाख रुपए शेयर में डाले होते, 15 लाख रुपए एक साल में इसने बना दिया। समझ हमारी बात, ये होती है। बरल तो इसका आप ग्रोथ, इसका आप देखेंगे ना तो एफ आई डी आई इसमें ठीक ठाक डी आई मिल जाएंगे, एफ आई डी आई तो नहीं, एफ आई मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या, आप नीचे जाएंगे तो इसका भी आप देखें तो कहीं ना कहीं शुरू के अंदर क्या था, शुरू के अंदर देखिए 39 माइनस, फिर माइनस, माइनस, यानी घाटे में जा रही कंपनी, फिर एकदम से 383 करोड़ का प्रॉफिट आया। नीचे वाली लाइन आप देखते रहिएगा, अब हर जगह निशान लगाना जरूरी नहीं है, आप खुद देखिए, 88 करोड़, 87 करोड़, 110 करोड़, एकदम से क्या हुआ, 282 करोड़ हो गया। और आप देखिए रिजल्ट जाकर के देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो शेयर होल्डर की कैसी कमाई हुई, समझ। तो ये तरीका होता है कंपनी का तजिया करने का। बहरहाल, तो मैं उसको दिखा रहा था, अभी उसी शेयर को आप देखिए, उसमें जल्दी आपको मैं बातें, उसमें चूंकि साल दर साल, अच्छा, इसमें भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कहाँ गया, बैलेंस शीट में हम जाएंगे, चलिए इसी में मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बैलेंस शीट में अगर हम जाएंगे, बैलेंस शीट में मैंने कहा था कि कंपनी का क्या एसेट्स और असासा क्या रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। एसेट्स और असासा, इसका अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हैं, टोटल एसेट्स और असासा। तो इसके असासे के अंदर क्या है, सबसे नीचे वाली जो लाइन है, 1100 करोड़, 1400 करोड़ हुआ अगले साल, फिर 1300 करोड़, 1200 करोड़, फिर थोड़ा नीचे 19 20 हुआ 1100 करोड़, फिर 1800, 2500, 2400, 3000, 3300, अभी 3900 करोड़। लगातार एसेट्स में, जायदाद में इजाफा हो रहा है, कंपनी लगातार क्या है, जायदाद में अपना इजाफा कर रही। ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज, यानी कर्जा क्या है, कंपनी के घटे तो अच्छा माना जाता है। अब देखिए करंट लाइबिलिटीज, ये दो टाइप के कर्जे होते हैं, एक करंट लाइबिलिटीज, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज यानी वो कर्जे जो एक साल के अंदर अंदर अदा करने रहते हैं, इसमें तमाम चीजें आती है, कर्जा ही नहीं, बिजली का बिल, किराया, खर्चा, पानी, सारी चीजें आ जाती हैं, लोगों के क्या सैलरी, सारी चीजें आ जाती हैं। और नॉन करंट यानी तवील मुद्दती खर्चे, यानी एक साल से ज्यादा के जो खर्चे होते हैं उनको नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। समझ में, तो इसमें क्या है, ये भी अगर कम हो तो अच्छा बहरहाल, लेकिन इसका थोड़ा बहुत आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैंने वही कहा था कि अगर बढ़ रहा लेकिन जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बनाई तो देखिए थोड़ा बहुत इसमें बढ़ोतरी आई, लेकिन इसलिए खतरे की बात नहीं है। कहने का मकसद क्या हुआ, इतने रहना चाहिए, लेकिन बहुत बढ़ोतरी नहीं आई है, थोड़ी बहुत आई, लेकिन प्रॉफिट उससे कई गुना ज्यादा इसने बढ़ा के दिया है। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि देखिए मार्च 2015 में इसके पास कर्जा 1200 करोड़ था, और अभी इसके पास कर्जा सिर्फ 1700 करोड़ है, करंट लाइबिलिटीज का अगर आप देखेंगे। तो आप ये खुद बताइए कि कितना
500 करोड़ का इजाफा हुआ। और प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे तो 2015 से कितना इजाफा हुआ है प्रॉफिट में? 2015 में ये 39 करोड़ माइनस में थी ये कंपनी, 39 करोड़ ये कंपनी माइनस में थी। और अभी आप 2020 का अगर आए, अभी का 10 साल के बाद 289 करोड़ ये प्रॉफिट में है। तो कर्जा तो बढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉफिट में कितना उछाल आया ये भी तो देखिए। तो मैंने कहा था कर्जा बढ़े लेकिन कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही तो निगेटिव चीज नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं? पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर रही। मैं रटा नहीं रहा हूँ चीजों को, आपको समझने की कोशिश करिए। आप चीजों को जब आप रटेंगे, जो उसूल मैंने बता दें उसको रट लेंगे, तो यहाँ पे मसाइल को फिट करना, जैसे होता नहीं कि एक मुफ्ती को मसला बता दिया कि जो जो चीज फला फला जगह से निकले, मा खरज मिन सबीलैन, सबीलैन से जो चीज निकले वो तमाम चीज नाक़िद वजू। अब तशरीह करने की जरूरत नहीं, पेशाब पैखाना इस्तिंजा वगैरह वो खुद मुफ्ती समझ जाता है। मुफ्ती के सामने सैकड़ों मसाइल उसी उसूल पे फिट कर देगा। उसको मसला पता है कि मा खरज मिन सबीलैन, गैर सबीलैन से निकले तो उसकी शरायत ये है, बह जाए तो टूट जाएगा, मुफ्ती बता देगा उस उसूल। बस दो उसूल है पूरे वजू के सिलसिले में, यही दो उसूल है। इन्हीं उसूल में अनाप हनफी मुफ्ती फौरन तय कर देगा मसला क्या है। अगर आप उसूल जान लें, कर्जा घटे कि बढ़े, घटे तो क्या है, घड़े तो क्या, घटे तो क्या है, बढ़े तो क्या, ये सारे उसूल अगर आप इससे वाकिफ है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक कोई शक्ल बनेगी। किसी में अब सारे रिजल्ट ऐसे नहीं होंगे जो मैं दिखा रहा हूँ, किसी में घटेगा, किसी में बढ़ेगा, किसी में प्रॉफिट होगा, तो आप खुद तय कर लेंगे कि यार इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, इसका कर्जा बढ़ रहा है, खतरा हो सकता है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको खुद आ जाएंगी। लेकिन मेहनत 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 मेहनत, और मेहनत नहीं हो रही तो आप देखिएगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद इसको देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं और कितने पैसे मिल रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो यकीन मानिए इंशाल्लाह आपके बच्चों को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहरहाल, तो मैं क्या कह रहा था, इस तरीके से हम ये देखेंगे। तीसरे नंबर की जो चीज होगी हम देखेंगे, आगे न जाइए वहां, ये क्या बना, क्या बोला था मैंने, इसमें चल रहे थे शेयर कैपिटल। आप देखिए कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स जो पैसा लेना देना, एक तरफ से बस 18 करोड़ 19 करोड़ पे रुका हुआ है। यानी कहने का मकसद क्या, इक्विटी बहुत ज्यादा ही, इसको जरूरत नहीं पड़ रही देने की। समझ में आई बात? तो इसलिए इस तरीके से क्या आप तजिया करेंगे। बात समझ में आ गई? आखिरी नंबर पे हमने बताया था कैश फ्लो। कैश फ्लो देखने के लिए क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें होती है लेकिन ये चीज हमें देखनी होती है, ये चीज। तो कहने का मकसद क्या हो, ये चीज मुस्बत होनी चाहिए, ये चीज क्या है, मुस्बत होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल कभी कभी चलो माइनस होता है, तो वही चीज है कि कंपनी प्रॉफिट अगर बना रही तो माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है, कि ये मान लिया था कंपनी खर्चा कर रही, इसके अंदर भी आमद अखराजात लिखे होते हैं। बहरहाल ज्यादा तफसील में जाकर बस इतना, नेट कैश फ्लो आप देख लीजिए, ये बढ़े तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखिएगा नेट कैश फ्लो देखेंगे अगर आप, तो अभी आप देख रहे हैं 44 करोड़, और यहाँ मार्च 2023 में 44 करोड़, और मार्च 2024 में 65 करोड़, यानी तकरीबन डबल के आसपास बढ़ा ना। प्रॉफिट में जाके देखिए क्या असर पड़ता है। मार्च 2023 में इसका प्रॉफिट 101 करोड़, 110 करोड़, और मार्च 2000 उसमें 24 में कितना हुआ, 282 करोड़। तो ये असर होता है। समझ में आई बात? तो इसलिए क्या कैश फ्लो भी हमें मुस्बत होना चाहिए। अभी देखिए इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव आ गया है, लेकिन चूंकि इसका प्रॉफिट कंपनी बहुत सारी चीजों में और बहुत सारी चीजें फंडामेंटल की होती है, लेकिन इतना काफी है आपकी सेहत के लिए भी। तो उसमें क्या होता है, कंपनी अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही, कंपनी खर्चा कर रही, कंपनी मशीन लगा रही, कंपनी जमीन से बहुत सारी चीजें कर रही, तो कुछ ना कुछ खर्चा ज्यादा हो जाता है कभी कभी, लेकिन उससे वो कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये थोड़ा बहुत झेल ले जाता है एक आध क्वार्टर के अंदर। लगातार अगर ये गिरने लगे तो फिर ये भी निगेटिव में जा सकता है। बहरहाल, तो ये तजिया का तरीका मैंने आपको बताया। अगर इतने असबाब की बुनियाद पर आप मेहनत कर लेते हैं, यकीन मानिए स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा शेयर आप मुंतखब कर लेंगे, लोगों से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज का सबक मुकम्मल होता है। बाकी क्या कहते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है, जरा सा कि थोड़ा सा कहीं जाना है, जिसकी वजह से किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पर्सनल पर कर लेगा, ठीक है। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा।